अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में अपनी रही सही साख बचाने के लिए गुज़श्ता रोज मुल्क के सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक तवील मुलाकात की, जिसमें सवालात व जवाबात का सेशन भी रखा गया। बुनियादी तौर पर इस मुलाकात का बज़ाहिर मकसद अपने ख्यालात अवाम तक पहुँचाना था और अपनी साख को बेहतर बनाना था, लेकिन वजीर आजम की इस नशस्त में की गई तमाम बातें ही उनकी रही सही साख खराब करने के लिए काफ़ी थी। उन्हें शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जितनी भी मालूमात शेयर की वो गलत थी। अवामी इशूज पर जितने भी सवालात का जवाब दिया वो अवाम के दुखों पर मरहम रखने के बजाय नमक पाशी के मुतरादिफ था। वजीर आजम ने कल अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि बिजली के बिल्स इतने नहीं है और ना ही इतनी महंगाई को जानबूझकर पूरी प्लानिंग और सोची समझी साजिश के तहत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जहां बिजली के बिल जलाए जा रहे थे, उसी शहर में बिजली 500 मेगावाट तक चोरी हो रही है। बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। उसी शहर में 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट शहर और शहरों का मैं एक क्लस्टर के तौर पे कह रहा हूँ, इतनी की चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म ने तो अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, लेकिन उनसे इतना पूछने की जसारत की जा सकती है कि वो लोग जो कैमरे के सामने बिलक बिलक कर रो रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जान दे रही हैं, क्या वो सब भी झूठ है? कई नौजवान बिजली के बढ़ते बिल से तंग आकर खुद को फंदे से लटका रहे हैं, क्या वो भी प्लानिंग के साथ ही किया जा रहा है? सवाल तो ये भी है कि आप ही की जेरे निगरानी पुलिस का महकमा है, क्या इस महकमे के अफसरान 15 पर कॉल करके मजबूर और खुदकुशी पर मजबूर घरों के अफराद तक राशन नहीं पहुंचा रहे? क्या वो भी सब झूठ है जिसकी बढ़ चढ़कर आप तशहीर भी कर रहे हैं? निगरान वज़ीर आज़म साहब साफियों के साथ मुलाकात से पहले एक ब्रीफिंग ले लेते तो शायद बेहतर होता, मुनासिब होता कि वो खुद मैदान में उतरते और लोगों के हालात देखते, तो शायद वो सब ना बोलते जो कल उन्होंने जोश खिताबत में बोल दिया। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारी एलीट क्लास को हर चीज़ के पीछे एक साजिश दिखाई देती है। कभी अंदरूनी मुदाखलत कहलाती है, कभी बैरूनी साजिश होती है। उन्हें बिल जलाने वाले हजारों की तादाद में लोग आज चोर महसूस होना शुरू हो गए। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चोरों और लुटेरों की अक्सरियत उन्हीं के माते इदारों में मौजूद है। अब कहिए कि ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, कहिए कि ये सब लोग साजिश कर रहे हैं, कहिए कि ये सब ड्रामा है। कल हमारे वजीर आजम ने यह भी फरमाया कि आइंदा 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। बिजली का बिल तो देना होगा, सब्सिडी मसले का हल नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने कल 48 घंटों में रिलीफ देने की बात की। रिलीफ तो गरीब आवाम को क्या ही मिल रहा था, महज 4 से 6 घंटों बाद ही इसी हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। गुज़श्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा इजाफा करते हुए पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर की गई है। इस हुकूमत ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, क्योंकि फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शराइत कर दी गई है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपये लेवी आयद हो गई है। डीजल पर भी 50 रुपये लेवी आयद है, जबकि दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा अभी बाकी है। हालात यह है कि सारिफीन टैक्स की मद में पेट्रोल पर 85 रुपये फी लीटर अदा कर रहे हैं। इससे कबल निगरान हुकूमत ने अपने क़याम के पहले ही हफ्ते में मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 17.5 और 20 रुपये इजाफे का ऐलान किया था, जो निस्फ माह में यानी सिर्फ 15 रोज में पेट्रोल की कीमत में एक तकरीबन 35 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। अब गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक और खूबसूरत बात की और वो ये कहते हैं कि बिजली जो मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है, ये ब्यूरोक्रेट्स या जजेस या दीगर जो तबका है वो कोई मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उनको कोई मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही है। अगर जान की अमान पाए तो कुछ डेटा, कुछ स्टैट्स, कुछ आदाद शुमार वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार करेंगे। अगर प्रोड्यूसर वो शॉट आपके पास है जिसमें ये फरमाते हैं कि सस्ती बिजली नहीं है, जरा वो भी दिखाइएगा। पाकिस्तान फौज, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों अपने QMG ब्रांच से और बाकी अपने अपने रेलेवेंट ब्रांचेस से दे contribute and they pay bills against each and every unit which they consume and they pay from their own budget। जो उनको allocated budgetary position है उनकी, उसमें से वो पे करते हैं। जुडिशरी में भी we have been conveyed कि जिस तरीके से सोशल या डिजिटल मीडिया में बात आ रही है, फ्री कंजम्पशन उस तरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वापडा के जो एम्प्लॉयज हैं उनका यकीनन है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हाजिर सर्विस जजेस की यूटिलिटी बिल बशमूल बिजली के बिल हुकूमत अदा करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के बिजली के बिल 2000 यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं उनको, जबकि हाई कोर्ट के साबिक जजेस को माहाना 800 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। कल वजीर आजम साहब ने यह भी फरमाया कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन उतनी नहीं कि पहिया जाम हो। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, हालात मुश्किल है, मगर जल्द काबू पा लिया जाएगा। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वजीर आजम साहब ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बेखबर है। उन्हें लगता है कि वो एक के बाद एक बम गिराते चले जाएंगे और आवाम बर्दाश्त करती जाएगी। आवाम बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन जब चीजें काबिल बर्दाश्त ना हो तो वजीर आजम को जान लेना चाहिए कि वो अवामी रैला सब कुछ बहा कर ले जाता है। वजीर आजम साहब ठंडे कमरे में तकरीर तो फरमा रहे हैं, लेकिन उनकी नजरों से कराची तक खैबर तक होने वाला एहतजाज शायद ओझल है। अवाम को जल्द रिलीफ ना दिया गया तो शायद अनवारुल हक काकड़ साहब को जल्द ही हालात का इदराक हो जाएगा, क्योंकि अब अवाम हुकूमत को हालात का इदराक कराने के लिए बिफरी बैठी है। निगरां वजीर आजम ने फरमाया कि सिर्फ बाप्टा के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को बिजली मिलती है और जजेस और जर्नलों समेत जो मरात याफ्ता तबका है उनको नहीं मिलती। वजीर आजम साहब का यह बयान इंतहाई पर मुश्तमिल दिखाई देता है। अब जजेस के हवाले से क्या सूरत हाल है वो फैक्ट्स तो हमने आपके सामने रख दिए। खुद वजीर आजम साहब जिस वक्त बतौर निगरां वजीर आजम हल्फ ले चुके थे तो उन्होंने बिजली के भारी भरकम बिल देकर यह कहा था कि अगर मेरे कमरे का एसी भी बंद करा दिया जाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ी सहाफ़ियों से जो मुलाकात कर रहे थे उसके अंदर 4-4 टन के एसी तो लगे हुए थे। क्या ऐवान वज़ीर आज़म के तमाम एसी बंद हो गए? क्या ऐवान सदर के तमाम एसी उतरवा लिए गए हैं? ये बातें आज से पहले भी सुनी जाती थी, जब यह कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाएगा, जब यह कहा जाता था कि IMF के पास जाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, जब यह कहा जाता था कि अवाम को सस्ता आटा पहुंचाएंगे उसके लिए बेशक हमें अपने कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़े। ये सब बातें माजी में अरबाब इख्तियार करते रहे हैं और लगता है कि यूं ही करते भी रहेंगे। लेकिन जिस वक्त वो इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त वो शायद जो गैर मरात याफ्ता तबका होता है, गरीब तबका होता है, उसको कीड़े मकोड़े समझते हैं। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा वजीर आज़म भी आया है जिसको मोहम्मद खान जुनेजो कहते हैं, और मोहम्मद खान जुनेजो की एक बड़ी काविश ये थी कि उन्होंने जो मरात याफ्ता तबका था, ख़ासतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो वफाकी वज़रा थे, उनको ये कहा था कि आज के बाद कोई 800 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। और उनका शायद यही हुक्म था कि जो लोगों को पसंद नहीं आया था और उन्हें अल्टीमेटली इक़्तिदार की कुर्सी से अलहदा होना पड़ा था। शायद हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि यहाँ पर ये तो सबको पता है, UNDP की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट भी चीख कर बता रही है कि जो मुल्क की एलीट है वो तकरीबन सालाना $7.4 बिलियन खर्च करती है, कंज्यूम करती है, जो मुल्क की इकोनॉमी का तकरीबन 6% है। ये मुल्क की एलीट सर्व करती है, लेकिन इसके बावजूद उनसे ये निवाला छीन कर उन्हीं के कदमों में निछावर करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीनियर सियासतदान फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपको प्रोग्राम में इसलिए जहमत दी है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरेक्शन किया जर्नलिस्ट के साथ और उसके अंदर जो गुफ्तगू की, उनका कहना था कि 48 घंटे के अंदर आवाम को कोई रिलीफ दे देंगे बिजली के बिलों में, लेकिन 48 घंटे तो गुजरना दरकिनार, 4 से 6 घंटों में जो आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है उससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। और फिर ये कहा जाता है, माजी में भी कहा जाता रहा कि अगर हम IMF के पास जाएंगे तो IMF के पास जाने से बेहतर होगा खुदकुशी कर लेंगे। कहा जाता रहा कि हम आटा देंगे, सस्ता आटा देंगे, उसके लिए बेशक हमें कपड़े क्यों ना बेचने पड़े। वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा, निगरां वज़ीर आज़म साहब ने, कि मेरे कमरे का बेशक AC बंद करा दे लेकिन आवाम को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए है। ये सब नारे, ये सब दावे वज़राए आज़म करते तो हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्रैक्टिकली आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच पाता है या इसके सबरात आवाम तक नहीं पहुंचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान साहब, बात यह है कि पिछले 5 सालों में बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की आवाम के साथ एक इतना बड़ा खिलवाड़ और एक इतनी बड़ी मुनाफकत हुई है और इतना बड़ा धोखा हुआ है कि जो अभी तक आवाम को समझ नहीं आ रही। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और जनाब आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में 3.5 साल इस मुल्क में हुकूमत की और IMF के साथ एक इंतहाई नंग आमेज किस्म का माहिदा किया, जिसकी वजह से 2019, 20 और 21 में महंगाई का एक तूफान आया और उस तूफान ने मजीद आगे जाना था उसी माहिदे की वजह से। लेकिन फिर जब 2022 के अंदर आपके फरवरी मार्च में प्री प्लान्ड आलमी ताकतों की एक साजिश थी कि अपने उस मोहरे इमरान खान को जनाब डिग्रेड होने से बचाने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ अदम एतमाद लाकर और उसी के हाथों से IMF का वो माहिदा कि जो खुद इन्होंने अपने हाथों से किया था और जिस माहिदे के हवाले से ये सुबह शाम
अपने वीडियो मैसेजेस और अपनी तकारीर के अंदर आवाम को तैयार करते थे कि अभी महंगाई बड़ी शदीद आएगी, महंगाई का बड़ा शदीद दौर आएगा, और हम ये सारा दिन सुनते थे मीटिंग्स के अंदर भी और टीवी चैनल्स के अंदर भी और प्रोग्रामात के अंदर भी। फिर उसी जनाब IMF के प्रोग्राम को इन्होंने सबूताज किया, और उस सबूताज करने का भी एक पूरा प्री प्लान एक आलमी एजेंडा था कि उसको बुनियाद बना के फिर जो नई नाअहल और नकम्मों की हुकूमत आई, जिसको PDM की हुकूमत कहते हैं, मतलब जजेस हैं या साबिका जजेस, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको मुफ्त बिजली के यूनिट्स नहीं दिए जाते। UNDP की एक रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क की जो रूलिंग एलीट है 1 या 2%, वो $17.6 बिलियन कंज्यूम करती है एनुअली, और ये मुल्क की इकोनॉमी का 6% बनता है। तो क्या वजह है कि नारा तो लगाया जाता है कि रूलिंग एलीट को दी गई ये जो लग्जरीज हैं, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, ये वापस लेके तो टैक्स पेयर तक दी जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी करने से कासिर रहता है। क्या वजह है सर? आपके दौर में भी, मतलब जब आप PTI में थे उस वक्त चेयरमैन PTI बड़े बड़े नारे लगाते थे, लेकिन ये नहीं हो सका। इससे पहले भी ये नारे लगते रहे हैं, ये नहीं हो सका। तो क्या वजह है सर? ये इसमें हर्डल क्या है, मुश्किल क्या है? देखिए रेहान, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है। मैं ये समझता हूँ कि IMF के शिकंजे में कसे जाने के बावजूद, आलमी ताकतों के कर्जों के बोझ तले दबे जाने के बावजूद, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत सीरियस हो और हुकूमत का सरबराह सीरियस हो, तो इस बिजली के इशू को और बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आपने एक एनालिसिस रखा, पाकिस्तान के अंदर जनाब आपके जितने सरकारी और गैर सरकारी रूलर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वापडा के मुलाजमीन और अफसरान हैं, जजेस हैं, आपकी जुडिशरी, आपकी जनाब वज़रा, आपके ब्यूरोक्रेट, आपकी ये पूरी लॉट है कि जो मैं कहता हूँ, पंजाबी का लफ्ज है ना अन्नेवा, इनको फ्री है इनके घरों में, इनके ऑफिस के अंदर बिजली। अगर कोई हुकूमत और हुकूमत का सरबराह सीरियस हो ना, अब कैसे सीरियस हो? अब जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो जनाब वो तो पहले अगर वो सफर करते थे गाड़ियों में, तो वो तो जनाब बिल्कुल 6 किलोमीटर के फासले पे उनका घर और ऑफिस का रास्ता था। उन्होंने तो हेलीकॉप्टर ऐसे यूज करना शुरू किया जैसा इंसान रक्षा भी यूज नहीं करता, जरा टैक्सी भी यूज नहीं करता। फिर जिस अंदाज का उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने रखा अपना, तो उसके अंदर तो भाई जी पाकिस्तान के अंदर ऑस्टेरिटी या पाकिस्तान के अंदर बचत या इनकलाबी इकदाम तो पॉसिबल ही नहीं थे। फिर इसी तरीके से जो नए आए, उनका स्टाइल और अंदाज भी, मैं ये समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पे इनकलाबी इकदाम करने चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। तमाम वजीर आजम, सदर, स्पीकर, वज़रा, ब्यूरोक्रेट, आपकी जुडिशरी, फौज, हर अदारे के जितने लोगों को जो फैसिलिटीज हासिल हैं, और स्पेशली वापडा के मुलाजमीन और अफसरान, उनके हवाले से भी जिसको जो हासिल है फैसिलिटीज, उनको फौरी तौर पे कर्टेल किया जाए और बड़ी सख्ती से किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप अच्छा चौहान साहब, मैं यहाँ पे कथा कलामी के लिए माजरत, देखिए ये इन डिपार्टमेंट्स को तो कर्टेल करना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंस तो टॉप से सेट होना चाहिए ना। कल निगरा वजीर आजम ने ये कहा कि जी इनको मुफ्त बिजली के यूनिट्स नहीं दिए जाते, वो जजेस हों, वो रिटायर्ड जजेस हों या दीगर जो तबका हाय फिक्र है, उनको नहीं दिए जाते। अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद से क्यों प्रेसिडेंट सेट नहीं करते हैं कि वो जो 6000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गाड़ी किसी मतलब वो कोई 2000 सीसी पे आ जाए, वो 1800 सीसी के ऊपर आ जाए, 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर ले ताकि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। वो कह दें कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं होना, भले हाई लेवल की मीटिंग्स भी हों। तो ऐसा क्यों टॉप से ऐसा प्रेसिडेंस क्यों नहीं सेट किया जा सकता? फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस की जो मराहत है, यूटिलिटी बिल्स बशमूल बिजली के बिल, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। रेहान साहब, मैं अल्लाह की जात को हासिल नाजिल जान के कह रहा हूँ, 2 दफा NPA मिनिस्टर रहा हूँ, 6 मिनिस्ट्रियां मैंने एक्सरसाइज की हैं, 44 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिल जान के कह रहा हूँ, इस बुरे हालात के अंदर भी कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियली जनाब IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी ताकतों के हाथों तबाह हुआ है, अभी भी कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए। लेकिन शर्त यह है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। कौन करेगा? सरबराह हुकूमत और उसकी टीम करेगी, कि जो आज तक पाकिस्तान को नहीं मिली। यकीन जाने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई कलंदर किस्म का कोई वजीर आजम और कलंदर किस्म की पूरी टीम हो ना, जो अल्लाह के सियासी वली हो, जिनको कोई रिश्तेदार, अजीज, अकारब की जनाब स्टेटस की, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, उनको अपनी जनाब रहन सहन का कोई फिक्र ना हो, तो यकीन जाने इनकलाबी इकदाम करके IMF को बगैर IMF की शराइत के अंदर रहते हुए, ये भी सुन लें, IMF की शराइत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है।
लेकिन करे कौन, आए कहां से? लोगों को धोखे दिए जाते हैं यहाँ पे, लोगों को किसी हकीकी आजादी के नाम पे, नए पाकिस्तान के नाम पे, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, कभी जनाब उनको 50 लाख मकानों के नाम पे, कभी 1 करोड़ नौकरियों के नाम पे, कभी क्या और कभी क्या और कभी क्या, लेकिन चीजें उससे बिल्कुल उल्ट। अब आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है जितने भी, उनमें से एक क्राइसिस सिर्फ ये है कि $3 अरब 2019 को जनाब सऊदी शहजादे ने वापस मंगवा लिए थे। और वो $3 अरब क्यों मंगवाए थे? कि जब उसको पता चला कि जो घड़ी मैंने बनवा के दी, करोड़ों रुपए की मालियत की प्यार मोहब्बत में दी मैंने वजीर आजम पाकिस्तान को, उसने बेच दी। उसको ये पता चला, उसने $3 अरब वापस मंगवा लिए जो उसने ज़र मुबादला के ज़खायर के तौर पर रखे थे। और आपको पता है $1 अरब अगर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में से कम हो जाए तो डॉलर 10 रुपया महंगा हो जाता है। 2019 में 30-35 रुपया 2 महीनों के अंदर सिर्फ साबिक वजीर आजम की उस लालच कि मैं घड़ी बेच के पैसा कमा लूं, उसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत और आवाम के सरों पे जाना वो मुसल्लत हुआ, वो महंगाई और वो सैकड़ों अरब रुपए का कर्जा बढ़, हजारों अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया। ये इस तरह के हुक्मरान किस तरह पाकिस्तान को सुधारेंगे? बट चौहान साहब, अभी ये जो आपके 1.5 साल जी निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कल ये भी कहा ना कि मायूसी फैलाई जा रही है, एक साजिश हो रही है, साजिश के तहत मायूसी फैलाई जा रही है, तो फिर क्या करें? मतलब ये तो है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ ना। पता चले कि देखें, आप ये कह रहे हैं जी वजीर आजम हाउस के अंदर, मैं अपने घर के अंदर अपने घर का बचाने के लिए हर वक्त जनाब एसी और जनाब लाइटें बंद करता रहता हूँ सारा दिन, क्योंकि मुझे घर के बिल की फिक्र है। इसी तरीके से वजीर आजम साहब और हुकूमतें वो जरा फिक्र करें ना, वो जरा और वजीर आजम फिक्र करें मुल्क के अवाम की, गरीब अवाम की। कुछ ऐसे इकदाम इनकलाबी ऑस्टेरिटी के, किफायत शुमारी के ऐसे इनकलाबी इकदाम प्रैक्टिकली करके बताएं तो लोगों को भी सुकून आए। और वो सारे वही हैं जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग, जो जॉन साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई ऐसा वजीर आजम आ जाए या कोई ऐसा इनकलाबी लीडर आ जाए जो अशराफिया को या स्टेटस को चैलेंज करे, तो क्या वो वजीर आजम रह सकता है? सर चैलेंज ना करे, वो अपनी जात से शुरू करे। यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट हूँ, पहले था पाबंदियां थी पीटीआई की, हम बात नहीं करते थे। सर इधर मुनाफिक आते हैं सारे, रियासत मदीना का बता के जो है ना, वो मैं कहता हूँ यहूदी रियासत से भी बदतर जो है ना वो इकदाम करते हैं। यहाँ पे हक 4 यार की बात करके मैं कहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा किराम की जिंदगियों से 180 डिग्री जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो उनकी जिंदगियां होती हैं। सर ये चोर बाजारी है इस मुल्क के अंदर। आपने हेलीकॉप्टर को रक्षा बना लिया, आपके जनाब बीवी बच्चे और आपके जनाब बीवी के जनाब बेटे और जनाब भाई और खावन जनाब उन्होंने अन्नी डाली है खरबों रुपए की। वजीर आजम के दोस्तों ने करोड़ों अरबों डॉलर्स की जनाब तुल मचाई हुई है। ये आए जनाब 1.5 साल पीडीएम, पहले 30 साल मुल्क को लूटा। 1.5 सालों में इन्होंने जो मुल्क की हालत की वो आपके सामने है। अपने अपने जनाब बुराइयां और अपने अपने जुराइम जो है ना वो छुपाते रहे और उसको नीट एंड क्लीन करते रहे। और भाई आवाम के लिए कुछ करके बताओ ना। आवाम के लिए जो करना चाहेगा ना, तो आलमी ताकतें नाराज होती है। सुने, कोई कहता है ना ये आलमी ताकतें नाराज हो जाएंगी, चलने नहीं देंगी मुल्क के अंदर। और नहीं भाईजान, अपनी जात से शुरू करो। जब जात से शुरू करेगा ना जो वज़ीर आज़म, दुरुस्त बात है सर। सुकून आएगा कि हाँ जी इसने प्रैक्टिकली किया है, तो फिर उसके रास्ते की रुकावट नहीं होगी, फिर वो पॉपुलर होगा। फिर ये नहीं होगा कि 2021 और 20 के अंदर सबसे अनपॉपुलर जनाब इमरान खान और हम लोग थे। सबसे अनपॉपुलर लोग नफरत कर रहे थे 2020 और 21 में हमारे साथ। क्यों? हमने करके कुछ नहीं दिखाया था। लोगों को लॉलीपॉप दिए थे, लोगों को जनाब एक सवाल ख्वाब दिखाए थे। यही चीज आपके पीटीएम वाले करके गए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। अभी भी मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन शर्त अच्छी लीडरशिप है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क हर तरफ से खसारे का शिकार है, उस खाई में गिर चुके हैं जहाँ से निकलना मुमकिन ना सही, लेकिन जान जोखों में डाल के वहाँ से कोई सबील तो की जा सकती है, कोई रास्ता तो बनाया जा सकता है उससे निकलने का। अब निकलने का रास्ता क्या है? इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के पास क्या तजवीज़ है कि किस अंदाज में IMF प्रोग्राम में रहते हुए ये जो डॉलर का फ्री फॉल है उसको रोका जा सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो बड़ी तेज़ी से आ रहा है उसको कम किया जा सकता है। क्या तजवीज़ देते हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट से ही जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, IMF प्रोग्राम में जाने से ये तवक्को की जा रही थी कि डॉलर स्टेबल होगा और डॉलर रुपी पैरिटी जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन दिखाई यूं दे रहा है कि डॉलर जैसे फ्री फॉल कर रहा है। पाकिस्तान एक कलीदी तौर पे डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। ये तो एक पेरेनियल क्रंच है। हम एक्सपोर्ट और रिमिटेंस को मिलाकर अपनी जब इंपोर्ट को कवर नहीं करते तो हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में रहते हैं। IMF का प्रोग्राम जब नहीं हो रहा था तो ये बहुत हाइट पे चला गया, आपके रिजर्व्स 2.9 बिलियन डॉलर पे ड्रॉप कर गए। IMF होने के बाद ये उम्मीद थी, आपने दुरुस्त रखा ये बात सामने, कि पाकिस्तान का ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच जो है हम इसमें से निकाल लेंगे मुल्क को, पर ऐसा हो इसलिए नहीं पा रहा कि अभी भी हमारा जो इंपोर्ट का बर्डन है, जब हमने थोड़ा सा इंपोर्ट्स को खोला, हमारा एक कंटेनर्स पिछले पड़े हुए थे उसको क्लियर करना शुरू किया, कुछ डिविडेंड्स कवर करना शुरू किए, तो हमारा जो इस वक्त भी इंपोर्ट का बर्डन है वो बढ़ा हुआ है। और जो बाकी हमारे इनफ्लोज जो एक्सपेक्टेड थे वो उस तरह से नहीं आ रहे। इससे मेरा क्या मतलब है, 9 अरब डॉलर आपने तय किया था जिनीवा में, आपकी कमर्शियल रीफाइनेंसिंग होने वाली है। ये दो ही चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जिसको आपको करना था। तीसरा, आपकी रेमिटेंसेस जुलाई में 19% गिर गई, सो आपको इसको वापस लाना था। हर कोई ये समझता है कि मैं आज डॉलर खरीदूंगा तो मैं 1 रुपया कमा लूंगा, हफ्ते में 7-8 रुपए कमाए जा रहे हैं, तो फर्क बहुत बड़ा आ रहा है। हमने IMF से एक बेंचमार्क तय कर दिया है कि हम इंटरबैंक को चेस कराएंगे ओपन मार्केट को। मेरा ख्याल है कि इस पे IMF से रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। 1.25% का गैप हमने तय कर दिया है एज अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क। अब आप मुझे खुद बताइए, आप भी समझते होंगे इंटरबैंक मार्केट है जो कि एक डायनामिक्स उसकी फर्क है, उसकी डेप्थ फर्क है, उसकी टोटल वैल्यू फर्क है, उसको आप एक छोटी सी मार्केट को कैसे चेस करा सकते हैं? इस पे सोचिए। क्योंकि IMF ये समझता था कि आप इंटरवीन करते हैं तो उन्होंने शायद ये आपके साथ बेंचमार्क तय कर लिया और वो तो कंटिन्यूअसली ब्रीच भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज से 2 रोज पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सारे मामले को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए। अब मार्केट फोर्सेस की जहां तक बात है, अब गुज़श्ता रोज ही पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, उनका कहना था कि ये जो डॉलर स्मगल हो रहा है और फिर खासतौर पर ये जो इम्पोर्ट्स के ऊपर से बैन बहुत जल्दी लिफ्ट कर लिया गया, तो कुछ चीजें बड़ी क्विकली हुई हैं जिसने बहुत फैक्टर इन किया है और बड़ी इंपैक्टफुल रही हैं। आई थिंक दे आर राइट इन अ सेंस कि जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं 15% नॉन एसेंशियल जो हैं, वो अभी भी IMF से बात करके उन पे थोड़ा सा आप उनको स्टैगर करके खोलें, थोड़ा सा जो नया इक्विलिब्रियम बनना है उसको बनने दीजिए। और जब तक आपके बाकी डॉलर इनफ्लोज भी तो है ना जी, अगर हम ये कहते हैं कि हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब एक्सचेंज रेट को हमने मार्केट बेस्ड किया था तो मैं टेबल पे मौजूद था और प्रोपोनेंट था उन 2019 मई या जून में हमने ये कदम उठाया था IMF के साथ, और मैं कहता था कि ये काम करना चाहिए। पर एक नॉन फंक्शनल मार्केट में जिसमें मेरी डॉलर लिक्विडिटी नहीं आ रही है, आप जाके 9 अरब डॉलर में से पैसे लाइए प्रोजेक्ट के, आप प्रोग्राम फाइनेंसिंग जो वर्ल्ड बैंक से तय है वो लाइए, आप कमर्शियल फाइनेंसिंग लाइए, आप ये फ्लोज बिल्ड कीजिए, उसके बाद हम मार्केट फाइनेंसिंग, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे कंप्लीटली आज भी रखना चाहिए हमें डॉलर को, और कल भी रखना चाहिए और रखे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, समझ नहीं आती कि ये करेगा कौन, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो बड़ी देर से हल तलब हैं। इसका सोल्यूशन भी आप जैसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट बड़े अरसे से प्रपोज कर रहे हैं, फिर ये कहा गया कि IMF आएगा तो हमारी इकोनॉमी फिस्कल डिसिप्लिन भी आ जाएगा। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है और आम फहम अंदाज में ये बता दीजिएगा, एक कॉमनर जानना चाहता है कि ये जो डॉलर का फ्री फॉल है ये रुकेगा कहाँ पे, यानी क्या प्राइस होगी, और उसके बाद जाहिर है बहुत सारी चीज़ें फिर इसी प्राइस के साथ मेंशन है कि इस वैल्यू के मुताबिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होगा, पेरिशेबल आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी प्राइस कहाँ जाके रुकेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस कहाँ जाके रुकेगी। तो एक आम फहम अंदाज में समझा दीजिएगा कि मामला कहाँ जाके रुकता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो एक तो देखिए, कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं शॉर्ट टर्म के भी, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। उतना ही कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स आना चाहिए फ्रॉम वट एवर गवर्नमेंट इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन पावर है। ये केयर टेकर्स जो हैं एम्पावर्ड भी हैं, और हम समझते हैं कि कई दिहाइयों से जो इस वक्त मेजर केयर टेकर्स हैं वो पार्ट रहे हैं गवर्नमेंट का, वो पार्ट एंड पार्सल हैं गवर्नमेंट की मशीनरी का, वो देखते रहे हैं वन वे और दी अदर। तो उनको बहुत क्विक समझ होनी चाहिए कि ये जो रिस्पॉन्सेज जिनकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं देने। और तीसरी ये बात है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी एक सलाहियत दी है कि वो IMF से डील करते हुए कोई ज़रूरी अहकामात हैं तो वो उन पे अमल करें। अगर कोई स्मगलिंग ऑफ
गुड्स हो रही है उसको रोकें। ये काम तो इनको एम्पावरमेंट है। आज मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्मगलिंग पे एक मीटिंग लेके बड़े अहकामात जारी किए हैं, एंड विच मेक्स मी हैप्पी कि वो ये कर रहे हैं। इट ऑल्सो देखें, अभी थोड़ी सी किरण आपको दो चीज़ों पे अच्छी भी दिखाई देगी, सो लेट मी एंड विद दैट। अगर आपकी कॉटन की क्रॉप 12 मिलियन बेल्स इंशाल्लाह इस साल आ जाती है, तो आपकी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की है वो 22-23 अरब डॉलर पे पिकअप कर जाएगी फ्रॉम द लास्ट ईयर्स 18-19। तो ये एक अच्छी रमक है जो इकोनॉमी में दिखाई देनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि मैंने आज भी सुना है कि हमने SIFC के अंडर एक कॉन्फ्रेंस की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ल्योर इन कर सकें मनीज जो डेट के अलावा डॉलर के इन्फ्लोज को बना सकें। अगर हम अगले 6-8 माह में कोई सब्सटैंटिव मनीज वहाँ से ला पाए तो हमें थोड़ा सा डॉलर की ईजिंग होगी। अगर ये सब कुछ होता दिखाई दिया, बजटरी खसारे पे काबू दिखाई दिया, तो हम ये देख पाएंगे कि जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो टूट रहा है और रुपए की कदर का प्रेशर जो है वो टूट रहा है। ये मुश्किल काम है, ये डे टू डे एक्शंस मांग रहे हैं, ये डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन मांग रहे हैं, ये डे टू डे पॉलिसी का जो जिसे कहेंगे ना हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन मांग रहे हैं। मैं इससे क्लियरली नहीं कह सकता। जिस क्लैरिटी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अथॉरिटीज को बताना है कि अगले 3 माह की इनकमिंग डॉलर्स क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की हैं और मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए हम निकाल गए हैं। अब वो बुलंदोबांग दावे लंदन में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर तमाम तर रिकॉर्ड तोड़कर 335 रुपए पर बंद हुआ है, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 306 तक जा पहुंचा है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट भी मुसलसल गिरावट का शिकार है और चंद रोज में ही ये तकरीबन 2200 पॉइंट्स गिर चुकी है। आज के दिन में स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से कारोबार का आगाज हुआ और 14 पॉइंट्स की कमी से KESE 100 इंडेक्स घटकर तकरीबन 44,988 पॉइंट्स की सतह पर आ गया और बाद पहले सेशन के इख्तिताम पर PSX में 23 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स बढ़कर तकरीबन 45,026 पॉइंट्स की सतह पर आ गया और डॉलर की कीमत रोज बरोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। लेकिन हमारी हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के तहत ही काम चला रही है। ये सारे मामले ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी मांगते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हर हुकूमत में बात तो होती रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, 8 सितंबर का आगाज हो गया है, फाइनल स्पेल शुरू हो गया है। 16 सितंबर इसलिए क्रूशल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके ओहदे से सुबकदोश होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो वो टेकअप करेंगे अपने इन 15 से 16 रोज के टेन्योर में, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जस्टिस सुब्रता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत 16 सितंबर को खत्म हो रही है। उनके पास आज के बाद सिर्फ 15 रोज बाकी हैं, लेकिन उनके दौर के बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं। नैब तरामीम से मुताल्लिक केस, अहम केस जो लंबे अरसे से चल रहा है, इस केस की 52 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं, लेकिन इस केस का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस ने दौरान समात वकला को ये तो हिदायत की है कि दलाइल 12:30 बजे तक मुकम्मल कर ले, क्योंकि उन्हें इस केस को मुकम्मल करना है। दौरान समात उनका ये भी कहना था कि सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। इस केस की जल्दी समात से ये महसूस होता है कि नैब तरामीम आने वाले दिनों में कलअदम करार दी जा सकती हैं। अगर नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई तो एक बार फिर नैब के रडार पर बहुत से ऐसे सियासतदान आएंगे जो इन तरामीम से रिलीफ हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब वक्त कम, मुकाबला सख्त के मसदाक चीफ जस्टिस के पास वक्त कम है, लेकिन इंतहाई अहम केसेस मौजूद हैं जिनके फैसले मुल्की सियासत के लिए इंतहाई अहम हैं। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नैब तरामीम का केस, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कई केसेस मौजूद हैं जिनका फैसला आना अभी बाकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है, जिसकी कई रोज से समात नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि उमरता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस केस का फैसला नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद तक तो हुकूमत को किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करने का पाबंद किया, लेकिन मालूमात इन हिदायत के बरक्स मिल रही हैं। नैब तरामीम केस का फैसला अगले हफ्ते आने का इम्कान है और इसी तरह चेयरमैन PTI से मुताल्लिक कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ केसेस और भी आने का इम्कान है। उमरता बंदयाल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो चेयरमैन PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ की अकाबरीन की भी कोशिश है कि उमरता बंदयाल के रिटायर होने से कबल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल किया जा सके। अब भी चेयरमैन PTI जब अटक जेल में है तो
तो उनकी अटक जेल के अंदर खासतौर पर तोशाखाना केस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया। फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले को और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जाके चैलेंज किया गया। अब भी उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में करने से मुताल्लिक जो साइफर के मामले में हो रहा है, इन कैमरा पब्लिक मीडिया के सामने करने की बात की जा रही है। और जाहिर है उनकी ज़मानत का मामला भी है, ज़मानत बाद गिरफ्तारी का इशू भी है। और ये 3 पिटीशंस उनकी लीगल टीम की तरफ से दायर कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि जाते जाते उमर अताब बंदियाल साहब उनको कोई रिलीफ दे पाते हैं या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।